क्या हो अगर संसद आपके मौलिक अधिकारों को बदलने के लिए आसानी से वोट दे सके और इसके माध्यम से आपके मूल अधिकार आपसे छीन लिए जाएं? क्योंकि 1965 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वह ऐसा कर सकता है। यह एक कानूनी लड़ाई की कहानी है जहां दो असहमत न्यायाधीश अंतिम फैसले से भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 3-2 के बहुमत से फैसला। इस तरह भारत का संविधान संसद द्वारा पूरी तरह से संशोधित होने के करीब पहुंच गया और यह सब इस मामले से शुरू हुआ। केशवानंद भारती मामले के ऐतिहासिक फैसले से पहले एक और मामले ने संविधान की बुनियादी विशेषताओं की रक्षा का रास्ता खोल दिया और इसकी शुरुआत होती है हार से। कल्पना कीजिए कि आप अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं और आपको बताया जाए कि आपकी रक्षा करने वाले अधिकार एक ही संशोधन से मिट सकते हैं या मिटा दिए गए हैं, क्योंकि सज्जन सिंह के सामने यही सच्चाई थी। आपके मौलिक अधिकार, वे स्वतंत्रताएं जिनकी गारंटी आपको संविधान द्वारा दी गई है, स्थायी नहीं है। वास्तव में संसद कानूनी रूप से उन्हें बदल सकती है या हटा सकती है, यह केवल एक सिद्धांत नहीं है। 1965 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की थी कि यह कानून है और यह सब सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में हुआ था। भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं, बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित जो प्रमुख वाद रहे, उसमें पहला जो वाद था वो था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, जिसको पहले की वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। दूसरा मामला सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद है। भारतीय संवैधानिक कानून का एक युगांतकारी निर्णय, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 का मामला भारतीय संवैधानिक न्याय शास्त्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसने संसद की संविधान संशोधन शक्ति और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। यह मामला न केवल 17वें संविधान संशोधन की वैधता के प्रश्न से जुड़ा था, बल्कि इसने बुनियादी संरचना के सिद्धांत की नींव भी रखी, जो बाद में केशवानंद भारती मामले में अपने पूर्ण विकास तक पहुंचा। दरअसल भारतीय संविधान का 17वां संविधान संशोधन जो था 1964, 20 जून 1964 को पारित किया गया था और 20 जून 1964 से ही ये प्रभावी हो गया था। यह संशोधन मुख्य रूप से भूमि सुधारों से संबंधित था, जो स्वतंत्र भारत में जमींदारी उन्मूलन और अन्य कृषि सुधारों का हिस्सा था। इसके जो प्रमुख प्रावधान थे वो 9वीं अनुसूची का इसमें संशोधन किया गया। इस संशोधन ने 9वीं अनुसूची में 44 नए राज्य कानूनों को जोड़ दिया। ये कानून कृषि, भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन, सीलिंग कानूनों और अन्य कृषि सुधारों से जुड़े थे। दूसरा था इसमें न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार, अनुच्छेद 31 के उल्लंघन के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा, जो जुडिशियल रिव्यू थी, उसके दायरे से बाहर किया गया। तीसरा जो था वो था संपत्ति के अधिकार में बदलाव। अनुच्छेद 31A संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित जो मामला है, और अनुच्छेद 31A को मजबूत किया गया इसमें, ताकि राज्य सरकारें भूमि वितरण और सुधारों को बिना कानूनी बाधाओं के इसे लागू कर सकें। यह संशोधन अगर देखा जाता है 17वां जो संविधान संशोधन किया गया था, तो एक मामला था, बहुत फेमस मामला था उस समय का, लाल चब्बा मामला, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज कामेश्वर सिंह, 1952 का मामला था। इसके निर्णय के बाद ये 17वां संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू की सरकार लेकर के आई थी। मामले की पृष्ठभूमि और तथ्य, 1950 के दशक के प्रारंभ से ही भारत में भूमि सुधार कानूनों को लेकर व्यापक चर्चा चल रही थी। संविधान के लागू होने के बाद कई राज्य सरकारों द्वारा भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए गए थे, जो न्यायालयों में चुनौती का सामना कर रहे थे। इन कानूनों को मौलिक अधिकारों, विशेषकर अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार के उल्लंघन के आधार पर लगातार चुनौती दी जा रही थी। प्रथम संविधान संशोधन की पूर्व घटनाएं, 1951 में पहले संविधान संशोधन, जिसको हमने पहले की वीडियो में कवर किया है, देखा है आपने उसमें विधिवत उसको। तो 1951 में पहले संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 31A और 31B को जोड़ा गया था और 9वीं अनुसूची की स्थापना की गई थी। इस संशोधन का उद्देश्य भूमि सुधार संबंधी कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था। सज्जन सिंह मामले के तत्काल कारण, राजस्थान सरकार द्वारा भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया और उसके बाद संसद ने 1964 में 17वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इस संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जैसा कि पूर्व में हमने चर्चा की है। 31A के तहत संपत्ति शब्द का विस्तार किया गया, भूमि अधिग्रहण की शक्ति को बढ़ाया गया, 44 राज्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मामले के पक्षकार और कानूनी ढांचा, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। मामला संख्या 1964 की रिट याचिका संख्या 31, 50, 52, 54, 81 और 82। न्यायपीठ न्यायमूर्ति PB गजेंद्र गटकर मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, न्यायमूर्ति KN वांचू, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति JR मुधोलकर, न्यायमूर्ति रघुवर दयाल।
निर्णय जो इसका आया था वो आया था 30 अक्टूबर 1964 को सज्जन सिंह मामले का। याचिकाकर्ता की स्थिति क्या थी? सज्जन सिंह रतलाम रियासत के पूर्व शासक थे जो बाद में भारतीय संघ में मिला दी गई थी। भारत सरकार और सज्जन सिंह के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत उन्हें विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 17वें संशोधन अधिनियम के बाद इन अधिकारों में परिवर्तन हो गया था। मुख्य कानूनी मुद्दे, प्राथमिक संवैधानिक प्रश्न। न्यायालय के समक्ष 3 मुद्दे प्रस्तुत किए गए। क्या 17वां संविधान संशोधन अधिनियम संवैधानिक रूप से वैध है? क्या अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में किया गया संशोधन अनुच्छेद 13(2) में कानून शब्द के दायरे में आता है? क्या संसद के पास संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है? आप अगर इसको देखते हैं इस मामले को, तो इसके जो पहले का जो मामला था शंकरी प्रसाद का, लगभग उनमें भी इन्हीं प्रश्नों को उठाया गया था। संवैधानिक अनुच्छेदों का विश्लेषण। अनुच्छेद 368 की व्याख्या। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करके संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़, संशोधित या निरस्त कर सकती है। अनुच्छेद 13 और कानून की परिभाषा। अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनते हों या उन्हें कम करते हों। प्रश्न यह था कि क्या संविधान संशोधन कानून की परिभाषा में आता है अथवा नहीं आता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था इसका। न्यायालय का जो डिसीजन आया, निर्णय आया, बहुमत की राय 3:2 में इसका डिसीजन आया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से 17वें संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता वैधता को बरकरार रखा। बहुमत की राय निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर आधारित थी। संविधान संशोधन और कानून की परिभाषा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के कानून शब्द के दायरे में नहीं आते हैं। न्यायमूर्ति गजेंद्र गटकर ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 13 में दिए गए कानून शब्द में अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं होंगे। संसद की संशोधन शक्ति की व्यापकता। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। यह शक्ति असीमित और व्यापक है। न्यायालय ने कहा उस समय। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह की असहमति। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह साहब ने बहुमत की राय से असहमति व्यक्त की और मौलिक अधिकारों की पवित्रता और अटलता पर जोर दिया। यहाँ दरअसल यहीं से जो हमारे देश में बेसिक स्ट्रक्चर की मान्यता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, उसके जो बीज प्रस्फुटित होते हैं इस असहमति से ही प्रस्फुटित होते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है और संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इन्हें नहीं छीना जा सकता क्योंकि ये मनुष्यों के मूल अधिकार हैं। ये कहा न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। दूसरे न्यायमूर्ति मुधोलकर का दूरदर्शी मत। न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर की असहमति पूर्ण राय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहली बार बुनियादी संरचना की अवधारणा का बीज दिखाई देता है। उन्होंने तर्क दिया संविधान की कुछ मूल विशेषताएं हैं जो इसकी बुनियादी संरचना का हिस्सा हैं और इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये मुधोलकर साहब हैं जो पहली बार बुनियादी संरचना की अवधारणा को हमारे आपके समक्ष लाते हैं। मामले का संवैधानिक महत्व। तत्कालीन प्रभाव क्या होता है इसका? संसद की व्यापक संशोधन शक्ति की पुष्टि होती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि जैसा कि आपने पूर्व में ही देखा कि जो डिसीजन आया था वो 3:2 अनुपात में आया था। न्यायिक समीक्षा की सीमा। भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में रखकर न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सकता है। संघीय ढांचे की मजबूती। राज्य सरकारों की नीतियों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। दीर्घकालीन संवैधानिक विकास। गोलकनाथ मामले में निरसन होता है। आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ ने सज्जन सिंह मामले के निर्णय को निरस्त कर दिया। गोलकनाथ मामले में 6:5 के बहुमत से यह माना गया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। केशवानंद भारती मामले में परिष्कार होता है। उसके बाद इसका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में सज्जन सिंह मामले की असहमतिपूर्ण राय विशेषकर न्यायमूर्ति मुधोलकर के विचार बुनियादी संरचना के सिद्धांत के रूप में विकसित हुए। इस सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। सामाजिक न्याय बनाम व्यक्तिगत अधिकार। यह मामला व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास था। न्यायालय ने माना कि संसद का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना था जो संविधान की मूल भावना के अनुकूल था। न्यायिक दर्शन में योगदान देखते हैं इस मामले का। तो असहमतिपूर्ण रायों की महत्ता। सज्जन सिंह मामले में दी गई असहमतिपूर्ण रायें भविष्य के संवैधानिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह की मौलिक अधिकारों की पवित्रता संबंधी राय
और न्यायमूर्ति मुधोलकर की बुनियादी संरचना की अवधारणा ने बाद के न्यायिक निर्णयों को गहरे तक प्रभावित किया। न्यायिक सक्रियता की शुरुआत। यह मामला भारतीय न्यायपालिका में न्यायिक सक्रियता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। असहमतिपूर्ण न्यायाधीशों ने संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित किया। समकालीन प्रासंगिकता और निष्कर्ष। बुनियादी संरचना सिद्धांत का विकास। सज्जन सिंह मामले ने जो बीज बोया था वह केशवानंद भारती मामले में बुनियादी संरचना के सिद्धांत के रूप में पूर्ण विकसित हुआ। आज यह सिद्धांत भारतीय संवैधानिक कानून का आधारभूत स्तंभ है, जो संविधान की मूल प्रकृति की रक्षा करता है। संसदीय संप्रभुता बनाम संवैधानिक सर्वोच्चता। यह मामला संसदीय संप्रभुता और संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन की समस्या को उजागर करता है। भले ही तत्कालीन निर्णय में संसदीय शक्ति को व्यापक मान्यता मिली, लेकिन असहमतिपूर्ण रायों ने भविष्य में संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को मजबूत आधार प्रदान किया। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला न केवल भूमि सुधार और संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र में एक नई दिशा का सूत्रपात किया। यद्यपि इसका मुख्य निर्णय बाद में निरस्त हो गया, लेकिन इसकी असहमतिपूर्ण रायों ने भारतीय संविधान की व्याख्या और विकास में अमिट छाप छोड़ी है। यह मामला आज भी संविधान के छात्रों, न्यायविदों और न्यायाधीशों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बना हुआ है। ओके, तो ये रहा सज्जन सिंह का मामला, जो भी आपने देखा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।